जय हिंद दोस्तों। करेंट टेक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं सब आपके पास लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी GBA किस उद्देश्य से बनाया गया है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी है जीवाश्म ईंधन का आयात बढ़ाना, जैव ईंधन का उत्पादन व उपयोग में वैश्विक सहयोग, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्देश्य देशों के बीच बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है। यह एनर्जी सिक्योरिटी देता है, कार्बन एमिशन रिडक्शन पर ध्यान देता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी अस्थायी विकास से जुड़ा हुआ है। भारत इस पहल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आगे देख लेते हैं। भारत में जैविक उत्पादन कब शुरुआत हुई? 2003 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था इसका। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EPB प्रोग्राम शुरू किया गया। EPB इसको नोट कर लीजिएगा, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसका जो मेन पर्पस था पेट्रोलियम आयात घटाना, किसानों की आय बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण। और डिटेल देख लेते हैं। भारत में प्रमुख जैव ईंधन प्लांट दो प्रकार के होते हैं, 1G इथेनॉल 1G और इथेनॉल 2G। 1G देख लेते हैं पहले। इसका प्लांट कहाँ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, गन्ना आधारित सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र में शुगर मिल आधारित, बिहार में मक्का आधारित, पंजाब और हरियाणा में अनाज आधारित है। यह 1G में आते हैं। ठीक है। 2G में देख लेते हैं। 2G जो अवशेष आधारित प्लांट है, पानीपत हरियाणा में जो है भारत का पहला 2G इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया था। उसके बाद भटिंडा पंजाब में, बरौनी बिहार में और भंडारा महाराष्ट्र में। अगला देख लेते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन का सीधा संबंध किस तकनीकी से? नेशनल क्वांटम मिशन का संबंध किस तकनीकी से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऑप्शन सी सही है। इसका लक्ष्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटर्स का विकास, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी की मजबूती करना। यह मिशन भारत को फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की प्रक्रिया में अहम है। ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका। नेशनल क्वांटम मिशन यानी NQM, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। 8 वर्ष का लक्ष्य है, 2023 से लेकर 31 तक। क्वांटम कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटिंग का विकास, क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब होता है अल्ट्रा सिक्योर डाटा ट्रांसफर, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। इसका टारगेट क्या है? 50 से 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना। 1, नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना। 2, सुरक्षित क्वांटम इनक्रिप्शन, जो आप भेजते हो मैसेज वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, उसका इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो है सुरक्षित क्वांटम इनक्रिप्शन प्रणाली का विकसित करना। कौन कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा? डिफेंस, बैंकिंग एवं वित्त, अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान, दवा और सामग्री विज्ञान, मटेरियल साइंस में इसका उपयोग करे जाने की लक्ष्य है। अगला देख लेते हैं। कार्बन मार्केट की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन मार्केट उद्योगों पर कर बढ़ाना, प्रदूषण को प्रोत्साहित करना, कार्बन उत्सर्जन को आर्थिक रूप से नियंत्रित करना, खनन क्षेत्र का विस्तार। ऑप्शन सी सही है। कार्बन उत्सर्जन को आर्थिक रूप से नियंत्रित करना। कंपनियों को इमिशन अलाउंसेस दिया जाता है। कम उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को क्रेडिट बेच सकती हैं। यह मार्केट बेस्ड क्लाइमेट सोल्यूशन है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। कहता है कि शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1997 को, 1997 को इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये लागू हुआ है 2005 में। ठीक है। किस कारण से लागू हुआ है? जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके बाद इसे लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM शुरू किया गया, जो कार्बन मार्केट का पहला व्यवहारिक रूप था। कार्बन मार्केट है क्या? यह मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जहां कार्बन एमिशन अलाउंसेस या कार्बन क्रेडिट का व्यापार होता है। लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं उसके क्षरण को कम करना। आगे देख लेते हैं। कार्बन मार्केट को विश्व स्तर पर कौन मॉनिटरिंग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको मॉनिटरिंग करता है। इसके टारगेट क्या है? ग्लोबल कार्बन अकाउंटिंग करना, इमिशन रिपोर्टिंग, जितने उत्सर्जन होते हैं उसकी रिपोर्टिंग करना, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स की निगरानी, जो क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हुए उसकी निगरानी करता है। पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 के तहत देशों को इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है किससे रिलेटेड है, तो देशों को इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या है? ग्लोबल इमिशन रिडक्शन एट लोएस्ट कॉस्ट। भारत में कार्बन मार्केट कैसा है? इसको ICM के नाम से जाना जाता है। भारत में भी इसकी घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है? उद्योगों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और नेट जीरो 2070 लक्ष्य को पाना। नेट जीरो 2070 लक्ष्य को पाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का उदाहरण क्या है? DPI, इसका मतलब क्या हुआ? D का मतलब डॉक्यूमेंट्स, P का मतलब पेमेंट्स, I का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, ठीक है। ये तीन से मिलकर बना हुआ है। DPI मॉडल आधार, UPI और डिजी लॉकर को जोड़कर एक्सक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम बनाता है। अन्य देशों द्वारा भी इसे अपनाया गया है। 2010 के बाद इसमें तेजी आई है। अगला देख लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित सबसे बड़ी वैधानिक चुनौती क्या है? सबसे बड़ी वैधानिक चुनौती क्या है? एक साथ अगर चुनाव कराएंगे तो लोकसभा और स्टेट असेंबली का कार्यकाल में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन आवश्यक होगा, करना ही पड़ेगा, इसकी सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। मिशन लाइफ की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? मिशन लाइफ जीवन संबंधित है, आधार सरकार आधारित योजना है, उद्योग आधारित योजना है, व्यक्ति आधारित व्यवहार परिवर्तन है, तकनीक आधारित योजना है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। मिशन लाइफ सरकार से ज़्यादा सिटीजन पार्टनरशिप पर आधारित है। इसका फोकस है इंडिविजुअल एक्शन, खुद पर कार्य होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट यानी पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका बेहतर रूप से ये कह सकते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगला देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यह SDGs की समय सीमा क्या है? 2030 तक। यह SDG है क्या? यह SDG संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य 2030 तक गरीबी उन्मूलन, असमानता घटाना यानी जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको घटाना और पर्यावरण संरक्षण इसका मेन टारगेट है। अगला देख लेते हैं, आज के दिन में ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी कौन सी हुई जो अमर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेते हैं। 6 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा संघ को पराजित किया। यह उत्तर भारत में मराठा शक्ति के पतन का कारण बना। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा ही गया है, ठीक है। 6 जनवरी 1838 में भारतीय प्रेस पर नियंत्रण की शुरुआत हुई है। अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रेस रेगुलेशन लागू किया जिससे राष्ट्रीय विचारों को दबाया जा सके। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1412 में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जोन ऑफ आर्क का जन्म हुआ है, ठीक है। जोन ऑफ आर्क 1412 में जोन ऑफ आर्क का जन्म हुआ है 6 जनवरी 1412 में। ये फ्रांस की नायिका रही हैं और 100 ईयर्स वार्स जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा गया था उसका इन्होंने लीडिंग किया है। अगला देख लेते हैं, 1912 में न्यू मैक्सिको बना USA का 47वां राज्य। अमेरिका विस्तार से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है और 6 जनवरी 1947 में पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने पहली बार कमर्शियल राउंड द वर्ल्ड फ्लाइट की शुरुआत की। वैश्विक नागरिक उड्डयन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 2021 में US कैपिटोल में हिंसा हुई है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा पर वैश्विक बहस शुरू हुई। कि अगर ऐसी होती रही तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। अगला देख लेते हैं, आज का महत्वपूर्ण दिन और जनवरी के 10 तारीख तक जो महत्वपूर्ण दिन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, विश्व
पारिवारिक दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। 2 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, विश्व अंतर्मुखी दिवस, यानी 2 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो ब्रेल लिपि आती है वो उसका दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेशनल पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट है नेशनल पक्षी दिवस 5 जनवरी को। 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वार आर्फन्स, जो युद्ध में घायल हुए, युद्ध के बाद जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वार आर्फन 6 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्रोग्रामर डे, ठीक है। 8 जनवरी को मनाया जाता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, कांग्रेस की इसकी स्थापना हुई थी अफ्रीकन कांग्रेस की 8 जनवरी को। 9 जनवरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।